आज हम कर रहे हैं डायग्राम्स ऑफ मैक्रो। डायग्राम्स अलग से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये समझ लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये क्रूशल होता है लर्निंग के लिए। जो भी हम मटेरियल लर्न करते हैं, जो आप पेपर में लिख के आएंगे, वो डायग्राम बेस्ड होना चाहिए अगर उसमें डायग्राम अप्लाई होता है तो। राइट, इस डायग्राम से पढ़ना आसान हो जाता है, आपको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करवाना आसान हो जाता है। एक ग्राफ ऊपर को जा रहा है, लाइन नीचे जा रही है, लाइन क्यों कहाँ पे मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ है, व्हाट इज़ ए डी, व्हाट इज़ ए एस। सो ये सब चीज़ों के लिए डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डायग्राम को अलग से अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। राइट, बेसिकली डायग्राम्स के थ्रू ना, जब हम डायग्राम्स के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें मॉडल्स को इंटरप्रेट करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। दैट इज़ वाई हम लोग डायग्राम्स को अलग से पढ़ते हैं। आपको भी ना डायग्राम्स आएंगे एग्जाम में, अगर आप मैक्रो के डायग्राम्स अलग से अंडरस्टैंड कर लेते हो। मेरा पर्पज़ क्या है, बेसिकली मैंने फार्मूलाज के लिए अलग वीडियो बना दी, डायग्राम्स के लिए अलग वीडियो। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि आपको पेपर के टाइम पे बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप बस ये वीडियोस देख लो एंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आई अश्योर यू, इससे बाहर कोई भी डायग्राम नहीं है आपकी बुक में। राइट, सो ये डायग्राम्स आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लोगे, आपका ये चैप्टर, ये बुक का जितने भी डायग्राम वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फार्मूलाज अगर आप कर लोगे, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आपके वो कंप्लीट बुक के फार्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे, आपको क्रैम कर लोगे अच्छी तरह। ठीक है, इसी तरह जो मैंने प्रैक्टिकल्स बनाए हैं ना, आप एक बार उसको पढ़ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आपका वो हो जाएगा पोर्शन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायग्राम वाला जो पोर्शन है ना, उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशंस भी आती हैं। सो मैंने 7 डायग्राम्स बनाए हैं जो आपको इस वीडियो में पता लगेंगे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन। पहला वो बोलता है ड्रॉ ए लाइनियर कंजम्पशन कर्व एंड शो द पॉइंट्स जहाँ पे ए पी सी इक्वल्स टू 1 हो, ए पी सी ग्रेटर देन 1 हो एंड ए पी सी इज़ लेस देन 1। अब वो लाइनियर कंजम्पशन कर्व की बात कर रहा है। सबसे पहले कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ, फिर हम इस जो डायग्राम बना हुआ उसको हम फिर रीड करेंगे। ये सेंटर से लाइन y हो गया। अब y को हम एक और नाम से बुलाते हैं, हम y को बोलते हैं 45 डिग्री, और किस नाम से बुलाते हैं? इनकम। राइट, ये दो नाम याद रखना y के। अब कंजम्पशन हमें पता है कुछ ऑटोनोमस होती है, कुछ इंड्यूस्ड होती है। इंड्यूस्ड किस पे होती है? y के कारण। ठीक है, ये टेबल है जो हमने बनाया है। ओके, नाउ सबसे पहले ए पी सी लेस देन 1 कहाँ पे है? जब हमने ये टेबल बना दिया, क्लियर कर दूं एक बार। जब हमने ये टेबल बना दिया, ये हमारी वाई लाइन है, इनकम लाइन 45 डिग्री लाइन। राइट, ये हमारा कंजम्पशन है। अब पॉइंट ए से ई तक दिखा रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, पॉइंट ई से यहाँ तक दिखा रहा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड का मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से कुछ पोर्शन ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है इनकम चाहे ज़ीरो भी है लेकिन फिर भी कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन तो है। राइट, सो ए पी सी क्या होगा? ए पी सी इज इक्वल टू 1, ए पी सी लेस देन 1, ए पी सी ग्रेटर देन 1। ओके, तीनों चीज़ें। सो कह रहा है एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। राइट, यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, क्योंकि ए पी सी इज सी ओवर वाई, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होगा। हेयर कंजम्पशन इज मोर देन वाई, दैट इज वाई ए पी सी जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर होगा ये पोर्शन? सेकेंड, वो कह रहा है एट ओ वाई 1, ये पूरा पोर्शन ओ वाई 1 लेवल पे लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे एपीसी का फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, एपीसी इज इक्वल टू सी ओवर वाई, कंजम्पशन ओवर वाई। सो सी और y दोनों बराबर होंगे, दैट इज वाई ए पी सी इक्वल्स टू 1 हेयर। उसके बाद ओ वाई 2 लेवल, ये लेवल ओ वाई 2 यहाँ तक लेवल ऑफ कंजम्पशन इज लेस। यहाँ पे कंजम्पशन कम हो गई, इनकम बढ़ी है। सो क्या होगा? लेवल ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम, हेंस ए पी सी इज इक्वल टू सी बाय वाई। तो C इज लेस देन Y। यहाँ पे कंजम्पशन कम है, इनकम ज़्यादा है, दैट इज वाई वी में से ए पी सी इज लेस देन 1। ओके, सो इस तरह से आपको ड्रॉ करना आएगा ये ग्राफ। ए पी सी इक्वल्स टू 1 कहाँ होता है? लेस देन 1 कहाँ होता है? ग्रेटर देन 1 कहाँ होता है? जहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी, जहाँ कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं तो वहाँ
APC 1 इक्वल्स टू 1 होगा, जहां इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है वहां APC लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लाइनियर कंजम्पशन कर्व एंड ड्राइव अ सेविंग फंक्शन फ्रॉम इट, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस ऑल्सो। या क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ड्राइविंग द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यूज द डायग्राम। सो प्रोसेस क्या है डेरिवेशन का, draw a consumption curve as per in the diagram and take the same distance of autonomous consumption for negative autonomous savings in diagram below the consumption curve. So मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। So this is the income Y, okay, this is autonomous consumption C। अब या तो मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँ नीचे तक, ये जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल O से लेके A तक, वही डिस्टेंस O से लेके -A तक, एंड इट मस्ट टच, दिस इज सेविंग, दिस इज हाउ आई ड्राइव दी सेविंग कर्व। सेम y इज इक्वल टू C प्लस एस होता है ना, अब अगर आप C प्लस एस करोगे तो इक्वल्स टू y आएगा, राइट। सो ये बन गया सेविंग कर्व। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है। सो उसने क्या किया, कंजम्पशन कर्व बनाया पहले ये, then income line starting with Y, then C consumption, okay, OY आ गया D तक, right, OY1 जहाँ पे दोनों इक्वल हैं एंड OY2 जहाँ पे इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ तक इक्विलिब्रियम है C इज इक्वल टू Y। इससे पहले क्या सिचुएशन है, इससे पहले है D, यानी कि इनकम कम है कंजम्पशन ज़्यादा है, राइट। सो C इज़ मोर देन Y टिल पॉइंट E, बिफोर पॉइंट E, विच मीन्स आपकी इनकम कुछ भी हो लेकिन कंजम्पशन होती ही होती है। इसके बाद जब हम E को क्रॉस करते हैं तो Y इनकम यानी कि ऊपर चली जा रही है और कंजम्पशन नीचे हो रही है, इट मीन्स दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू C प्लस एस, सो इंड्यूस्ड, ठीक है। सो इंड्यूस्ड में क्या होता है, y इज इक्वल टू C प्लस एस है ना। इंड्यूस्ड का मतलब है जितनी इनकम इंक्रीज करेगी कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी, बट रेशियो ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन विल डिफर, राइट। अगर आपकी इनकम आज 100 रुपीज़ है, कल को आपकी इनकम 200 रुपीज़ हो जाती है। आज आपके एक्सपेंसेस मान लो 100 ही हैं, 100 रुपीज़ पर मंथ, कल को आपके एक्सपेंसेस इनकम 200 होने पर 200 नहीं होंगे, आपके एक्सपेंसेस में इंक्रीज बाय 50 यानी कि 150 होंगे। व्हाट इज रेस्ट ऑफ 50, रेस्ट ऑफ 50 वुड बी योर सेविंग्स। ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन द इनकम लाइन एंड द कंजम्पशन लाइन, यहाँ पे क्योंकि आप अपनी पॉकेट से खर्चा कर रहे हो, कंज्यूम तो आप कर रहे हो लेकिन अपनी पॉकेट से, सो क्या हो रहा है इसका मतलब है ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कंजम्पशन ज़्यादा है तो सेविंग नेगेटिव है, यानी कि आप अपनी पॉकेट से खर्चा कर रहे हो, इनकम तो है नहीं उतनी, यहाँ पे आके इक्वल हुई है, राइट, और यहाँ पे आके इनकम इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीज हुई तो सेविंग पॉजिटिव हुई है, यही वो कह रहा है। एट OY1 लेवल ऑफ इनकम y इज इक्वल टू C, y और C दोनों इक्वल हैं, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू C प्लस E, यानी कि यहाँ पे C प्लस S, सॉरी, सो y इज इक्वल टू C प्लस S, C प्लस S, सो S जब 0 है तो y इज इक्वल टू C हो गया, ठीक है, सेविंग 0 है यहाँ पे, दैट इज वाई सेविंग कर्व इंटरसेक्ट x एक्सिस एट OY1 लेवल ऑफ इनकम। सो सेम लाइन को जब हम स्ट्रेच करते हैं टूवर्ड्स द राइट वी गेट द सेविंग कर्व। सो जब ये डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना सेविंग कर्व इंक्रीज होता जाएगा, ओके। द नेक्स्ट वन, it says why should planned savings, planned investment be equal at the equilibrium level of income, explain with the help of a diagram के साथ explain करना है। equilibrium level of income is determined at a point where ex ante यानी कि planned savings is equal to planned investment, equilibrium तो वही होता है। सो सिचुएशंस क्या है, AS is equal to AD, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगी। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, और एग्रीगेट डिमांड होती है C प्लस I, सो दैट इज वाई वी से S इज इक्वल टू I फंक्शन। सो दिस इज द कर्व, ओके, दिस इज द ओरिजिनल कर्व, OX एक्सिस OY एक्सिस, ये हमने इन्वेस्टमेंट बनाई है, दिस इज द सेविंग्स।
सो नेगेटिव से शुरू होके ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे जीरो हो गई ना सेविंग, इसके बाद पॉजिटिव आना शुरू हो गया. मोर दी सेविंग्स सिमिलर वुड बी दी इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट, explain Keynesian theory of output determination by consumption and investment approach. Keynesian theory of output determination by consumption and investment, दोनों अप्रोचेस से वो कह रहे हैं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर सी प्लस आई यानी कि ए डी कर्व इंटरसेक्ट्स द ए एस कर्व विच इज एट पॉइंट ई. हम ये सारा एक्सप्लेन करते हैं. बिकॉज एट पॉइंट ई सी प्लस आई कर्व दैट इज ए डी इज इक्वल टू द टोटल ऑफ आउटपुट विच इज ए एस. So equilibrium occurs when planned spending equals planned output. Planned spending planned output के बराबर होती है. When planned spending is not equal to planned output, then output will tend to adjust up or down until the two are equal. जब तक दोनों बराबर नहीं होते. What happens if AS is greater than AD? AS greater than AD, the flow of goods and services in the economy tends to exceed their demand. As a result, producers would have unwanted unsold stock. Obviously, वो क्या कह रहा है, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी. सप्लाई ऑफ गुड्स यानी कि प्रोड्यूसर्स ने 100 यूनिट्स बना दिए लेकिन डिमांड है सिर्फ 50 यूनिट्स की. सो बाकी के 50 यूनिट्स का क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, अनवांटेड अनसोल्ड स्टॉक रहेगा. इस एक्सेस स्टॉक को सेल करने के लिए प्रोड्यूसर्स कट इन प्रोडक्शन करेंगे. सो वो 100 से फिर से नेक्स्ट मंथ 50 यूनिट्स ही बनाएंगे. जब तक ए डी इज इक्वल टू ए एस नहीं होता तब तक प्रोडक्शन रिड्यूस होगी. अगर ए एस इज लेस देन ए डी होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा. द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी लेस देन देयर डिमांड. एज ए रिजल्ट एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड बी सोल्ड आउट. प्रोड्यूसर्स का सारा जो स्टॉक है वो सोल्ड आउट हो जाएगा. उनको डिजायर्ड स्टॉक रीबिल्ड करना पड़ेगा. वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे. इससे ए डी इज इक्वल टू ए एस फिर से हो जाएगा. अब लेट अस अंडरस्टैंड ऑन द डायग्राम. हमारा ये ओ वाई एक्सिस, दिस इज ओ एक्स एक्सिस. ओके, ये हमारा कंजम्पशन है, दिस इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. सो कंजम्पशन और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट थोड़ा ऊपर है, राइट. ये हमारा ए एस कर्व है. सो ए एस इज सी प्लस एस, ए डी कर्व इज सी प्लस आई. क्लियर. अब पहले हम यहां पे थे लेकिन जब हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया तो वी आर एट दिस पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम आता है, जहां पे आई इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू आई. अब ये पॉइंट पे जब हम आए, जब हम इससे नीचे थे ना, इससे नीचे पे हमारी डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी, लेकिन इससे ऊपर पॉइंट पे सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है. ना तो ये सिचुएशन ठीक है ना ये सिचुएशन ठीक है. यहाँ पे अगर डिमांड हमारी ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है तो क्या होगा, जब हमारी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. सो इसका मतलब है प्रोड्यूसर्स का सारा स्टॉक खत्म हो जाएगा. स्टॉक खत्म होने के बाद उनको दोबारा से प्रोडक्शन के लिए प्लान करना पड़ेगा. वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, जब तक ए डी इज इक्वल टू ए एस यानी कि ये पॉइंट नहीं आता. इस सिचुएशन में आफ्टर दिस पॉइंट, ये सिचुएशन में क्या है, ए एस इज ग्रेटर देन ए डी. अब क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक. अनसोल्ड स्टॉक को सेल करने के लिए वो ऑफर्स चलाएंगे. कब तक, जब तक एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड नहीं हो जाता, राइट. सो इसको बोलते हैं केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट डिटर्मिनेशन बाय कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है सी प्लस आई यानी कि ए डी अप्रोच. नेक्स्ट, explain the concept of inflationary gap, excess demand, what is its impact on output, employment and price level in the economy, how reverse repo rate can help in controlling the inflationary gap. अब देखो, सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है. इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है एक्सेस डिमांड यानी कि ए डी इज मोर देन ए एस. एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उसका इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, प्राइस लेवल इकोनॉमी में कहाँ जाएगा. हाउ reverse repo rate can help in controlling the inflationary gap. Inflationary gap may be defined as excess of demand over supply at the full employment level. Inflationary gap results in rise in general price level which is called
इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशनरी गैप से होगा क्या, राइज हो जाएगा जनरल प्राइस लेवल जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। द अमाउंट बाय विच एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन, AD will be more than aggregate production corresponding to full employment level of national income. This is inflationary gap. So ये वाला देखिए, ये है हमारा aggregate supply. Okay, this is aggregate supply. This is planned investment, aggregate demand planned का, ये है actual, right? अब till this point अगर मैं इसको E का नाम दूं, till okay, since E is already given, so I may give this the name as H. So जब तक मैं इसको H का नाम दूं, so H से नीचे नीचे क्या है, ये डिमांड हमारी ज़्यादा है, सप्लाई हमारी कम है। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप, राइट? सो इस डायग्राम को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो, दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, which is impact, what is its impact on output employment and price level in the economy, में क्या फर्क पड़ेगा? डिफ्लेशनरी गैप यानी कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। आई मे राइट इट दिस वे, डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अब क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। जब प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक होगा तो प्रोड्यूसर को सप्लाई डिक्रीज करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज करेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी पड़ेगी, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी भी डिक्रीज होगा, राइट? सो डिफ्लेशनरी गैप डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। द डिफ्लेशनरी गैप रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल इससे कम होता है। तीन फैक्टर्स, 3 पॉइंट्स में बोला उसने, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल। सो प्राइस लेवल हमने देख लिया कम होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा और आउटपुट भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। अमाउंट बाय विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द लेवल ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, नेशनल इनकम, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। लेट्स गेट टू द डायग्राम। सो दिस इज OX एक्सिस एंड OY एक्सिस, राइट? ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये प्रीवियस वाला चार्ट है सेम, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल, लेकिन प्लान्ड इसमें ज़्यादा है। अगर आप पिछले वाला देखोगे तो उसमें प्लान्ड नीचे था, एक्चुअल ऊपर था। इस केस में एक्चुअल नीचे है, प्लान्ड ऊपर है। सो इससे क्या हो गया, डेफिशिएंट डिमांड हो गई। जहां पे इक्विलिब्रियम है ना, उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड हुई है, राइट? सो विच मीन्स S इज मोर देन D, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। अब सप्लाई ज़्यादा है तो अनसोल्ड स्टॉक होगा, अनसोल्ड स्टॉक है तो क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी पड़ेगी, आउटपुट रिड्यूस करनी पड़ेगी, इवन प्राइस भी रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी वो बिकेगा, राइट? दीज वर दी डायग्राम्स जो आपकी बुक में हैं। पूरी मैक्रो में सिर्फ यही डायग्राम्स हैं। इनको अच्छी तरह मैंने आपको पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया है एंड डायग्राम को ड्राइव भी किया है। सो अच्छी तरह ये डायग्राम्स को 2, 3, 4 बार देख लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम्स के रिलेटेड, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आपको गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, राइट? सो अच्छी तरह पढ़ लो। आपको कोई डाउट हो, डू लेट मी नो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।